वेलकम टू मेहता डिजिटल ऑनलाइन क्लासेज। जैसा कि पहले टॉपिक में हमने पढ़ा कि किस तरह से जैकोबिन सरकार की स्थापना हुई। जैकोबिन सरकार का जो नेतृत्व कर रहे थे रॉबेस्पियर, वो उसके प्रधान बन गए और उसके बाद में उन्होंने आतंक का राज अपनाया। आतंक का राज में हम पढ़ चुके थे कि किस प्रकार की नीतियाँ उन्होंने लागू की। उसके बाद में सत्ता को उखाड़ फेंका जो तृतीय स्टेट का जो मध्यम वर्ग था उसने, और अपनी डायरेक्टरी एक नया शासन उन्होंने लागू किया। अब आज की इस टॉपिक में हम जान रहे हैं कि जो फ्रांस की क्रांति हुई उसमें महिलाओं की क्या भूमिकाएं थी। ये कह सकते हैं कि क्रांतिकाल से ही कहीं ना कहीं, सक्रिय रूप से तो नहीं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं महिलाओं की जो भूमिका थी वो अहम थी। महिलाएं भी इस क्रांति में अपनी जो भागीदारी थी वो दे रही थी और जो परिवर्तन चाह रहे थे उसमें उनकी सक्रिय भूमिका थी। जैसा कि हम देखते हैं कि तृतीय स्टेट जिसने वास्तव में फ्रांस की जो राज्य क्रांति है उसको जन्म दिया, उसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल थी। तो आज के टॉपिक में हम देख रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति। यहाँ सामने लिखा हुआ है कि महिलाएं जो भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी उनमें उनकी जो भूमिका थी वो सक्रिय थी। अब तृतीय स्टेट की जो महिलाएं थी उनका जीवन निर्वाह किस प्रकार से था। देखिए, तृतीय स्टेट की जो महिलाएं थी वो जीवन निर्वाह के लिए यानी अपना जीवन चलाने के लिए क्या करती थी, सिलाई और बुनाई का काम करती थी। ये देखिए, सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई, फल फूल सब्जियां आदि बेचती थी। क्योंकि आपको पता है कि फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई उसमें अधिकांश जो भूमिकाएं पुरुषों की थी तो वो वहाँ व्यस्त हो गए थे, तो ये जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर आ गई थी परिवार को चलाने की। इसीलिए तृतीय स्टेट की जो महिलाएं थीं उन्होंने अपना जीवन निर्वाह करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य करना प्रारंभ कर दिया। जैसे सिलाई बुनाई थी, कपड़ों की धुलाई है, फल फूल सब्जियां आदि बेचती थी। जो संपन्न गृह की जो महिलाएं होती थी, जो धनी वर्ग से थी, वो महिलाएं थी, वो घर का घरेलू कार्य करती थी। उसके बाद में उस समय आपको पता है कि शिक्षा का जो अधिकार था वो हर महिला को प्राप्त नहीं था। केवल फ्रांस की राज्य क्रांति के समय मात्र कुलीन वर्ग या तृतीय स्टेट में जो अमीर व्यक्ति थे उनकी लड़कियों को ही कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए भेजा जाता था। यानी कि उस समय महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। केवल कुलीन वर्ग की जो महिलाएं थी या बालिकाएं थी या फिर तृतीय स्टेट में जो अमीर तबका था उसकी जो बालिकाएं थी वो ही कॉन्वेंट में पढ़ने जा सकती थी या उन्हें ही पढ़ने का अधिकार था। अब जो कामकाजी महिलाएं थी उस समय की कामकाजी महिलाएं, ये काम के साथ साथ जिस प्रकार से पुरुषों ने अपने कई क्लब बना लिए थे जिनमें फेमस जैकोबिन क्लब था, वैसे ही उस समय कामकाजी महिलाएं जो थी कामकाज के साथ साथ प्रमुख जो गतिविधियां थी उसके ऊपर भी चर्चा करती थी। तो उन महिलाओं ने कहीं ना कहीं फ्रांस में उस समय लगभग 60 महिलाओं के जो क्लब थे वो स्थापित कर लिए थे, जिनमें एक क्लब ऐसा हुआ जो काफी फेमस हुआ। एक क्लब ऐसा हुआ जो काफी फेमस हुआ, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। दोबारा से सुन लीजिए, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। यानी कि ये उस समय फ्रांस की जो राज्य क्रांति थी उस समय ये महिलाओं के द्वारा बनाया गया सबसे प्रसिद्ध या मशहूर क्लब था। और उन्होंने इस क्लब के माध्यम से सरकार को आग्रह करवाया या सचेत करवाया कि जिस प्रकार से पुरुषों को अधिकार दिए गए हैं उसी प्रकार से महिलाओं को भी अधिकार मिलने चाहिए। क्योंकि जैकोबिन सरकार सक्रिय हो गई थी, जैकोबिन क्लब जो सरकार बनी रॉबेस्पियर के नेतृत्व में, तो कहीं ना कहीं इस क्लब की जो महिलाएं थी उन्होंने उस समय ये कहा कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार
होने चाहिए। उसके बाद में उन्होंने जो क्रांतिकारी सरकार थी उस समय जैकोबिन क्लब की, उन्होंने इसके ऊपर चर्चा की, काफ़ी विचार विमर्श किया और चर्चा करने के बाद में थोड़ा कानून में क्या किया, परिवर्तन किया। अब कानून में क्या परिवर्तन किया वो हम देख लेते हैं। देखिए, क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन सुधार के लिए कानून बनाए। उन्होंने मांग कर रहे थे बार बार में कि आप पुरुषों के समान हमें अधिकार दीजिए, हमें रोजगार की व्यवस्था कीजिए। तो उस समय क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं की इन बातों को सुना और उसके ऊपर कई कानून बनाए। जो पहले अधिकार बालिकाओं को शिक्षा का नहीं था, केवल कुलीन वर्ग या जो तृतीय स्टेज का अमीर वर्ग की जो बालिकाएं थी वही पढ़ती थी या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करती थी, अब जो क्रांतिकारी सरकार थी उन्होंने इस ओर ध्यान दिया और उन्होंने फ्रांस में जो सरकारी विद्यालय थे उनकी स्थापना की शिक्षा के लिए, और प्रत्येक बालिका को शिक्षा का अधिकार दिया गया। यानी कि पहले अधिकार बालिका को किनको था, कुलीन वर्ग की बालिकाओं को या अमीर जो तबके की जो बालिकाएं थी वही शिक्षा ग्रहण करती थी। लेकिन उसके बाद में महिलाओं ने मांग की और उस मांग के ऊपर जो क्रांतिकारी सरकार थी उन्होंने नए कानून बनाए महिलाओं के हित के लिए। और उसमें पहला जो कानून बना वो बना कि सरकारी विद्यालय स्थापित किए जाएं और उनमें समान अधिकार के साथ बालिकाओं को शिक्षा दी जाए। देखिए, सरकारी विद्यालयों की स्थापना बालिका शिक्षा को अनिवार्य, यानी कि सरकारी विद्यालय और बालिका शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। प्लस ये भी कहा गया कि अब कोई भी पिता अपनी पुत्री का विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकता। पहले क्या होता था, शिक्षा थी नहीं, पिता जहां चाहता था अपनी पुत्री का विवाह कर देता था, पुत्री की रजामंदी नहीं ली जाती थी। लेकिन अब महिलाओं के हित को देखते हुए, कहीं ना कहीं महिलाओं के हित को देखते हुए ये बताया गया कि पिता अपनी पुत्री की मर्जी के बिना उसकी शादी नहीं कर सकता। यानी कि जब तक पुत्री विवाह के लिए नहीं कहे, पिता उसे विवाह के लिए बाध्य नहीं कर सकता। उसके बाद में जो शादी थी वो एक स्वैच्छिक अनुबंध बना दिया गया। स्वैच्छिक अनुबंध, स्वेच्छा से किया गया अनुबंध, और उसमें शादी को स्वैच्छिक अनुबंध बनाने के बाद में तलाक को, जो डाइवोर्स होता था, उसको कानूनी रूप दे दिया गया। यानी कानून के रूप में तलाक को ले लिया गया और ये कहा गया कि तलाक तभी होगा जब दोनों पक्षों की मंजूरी हो, और अगर तलाक लेना है तो कोई भी एक पक्ष अपनी अर्जी रख सकता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बहुत से परिवर्तन हुए। उसके बाद में जो पहले महिलाओं को अधिकार नहीं थे व्यावसायिक शिक्षा के, प्रशिक्षण के, रोजगार के, उसके बाद में जो कानून बना क्रांतिकारी सरकार में, उसमें परिवर्तन किया गया। विवाह की अनुमति दे दी गई, शिक्षा की अनुमति दे दी गई। उसके बाद में महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी अधिकार दे दिया गया कि महिलाएं भी अब व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती है, वो कलाकार बन सकती है या छोटे मोटे व्यवसाय कर सकती है। तो उस समय जो क्रांतिकारी सरकार थी उसके खिलाफ महिलाओं ने अपनी आवाज उठाई कि आप हमें पुरुषों के समान अधिकार दीजिए, हमें सक्रिय नागरिक बनाइए। लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि सक्रिय नागरिक बनने के लिए मैंने आपको बताया था कि सक्रिय नागरिक वही है जो अनुदान देता हो, टैक्स देता हो, और वो भी पुरुष। सक्रिय नागरिक उस समय वोट डालने का अधिकार प्राप्त था सक्रिय नागरिक को। तो महिलाओं ने ये मांग भी की कि हमें भी सक्रिय नागरिक में शामिल किया जाए, हमें भी मताधिकार का प्रयोग करना है, यानी कि आप हमें मताधिकार का अधिकार देवें। लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई। लेकिन फिर भी जो क्रांतिकारी सरकार थी उसने उस समय महिलाओं के कल्याण के लिए कई ऐसे कानून बनाए, जिसे शिक्षा देने का अधिकार दे दिया गया, सरकारी जो विद्यालय हैं उनकी स्थापना कर दी गई,
उनकी जो बालिकाएं थी उनकी मर्जी के खिलाफ उनका विवाह नहीं किया जा सकता था। उसके बाद में तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। अगर आपको तलाक ले रहे हैं तो ये कह दिया गया कि दोनों पक्ष इसके लिए अर्जी डाल सकते हैं। प्लस व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का कार्य किया गया महिलाओं को। कुछ महिलाएं कलाकार बन गई और कुछ महिलाएं छोटा मोटा व्यवसाय करने लगे। लेकिन जो उनकी एक मांग थी कि हमें सक्रिय नागरिक की श्रेणी में लिया जाए, अर्थात हमें मताधिकार का अधिकार दिया जाए, वो अधिकार इनको प्राप्त नहीं हो पाया। इसके लिए महिलाओं ने संघर्ष किया, काफी लंबा संघर्ष किया। 20वीं सदी में आते आते कहीं ना कहीं उनके इस संघर्ष की विजय हुई और अंत में चलकर 1946 में, यानी अंत में जाकर 1946 में महिलाओं के इस अधिकार की जीत हुई और फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। यानी कि 1789 से ये लड़ाई चल रही थी फ्रांस की राज्य क्रांति को, पूरा काफ़ी एक ऐसा वक्त गुजर गया जहाँ पर महिलाओं को मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया। लेकिन अंत में जाकर कहीं ना कहीं महिलाओं को 1946 में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया और महिलाओं की इसमें विजय हुई। तो ये हमने घटनाक्रम देखा कि किस तरह से फ्रांस की जो महिलाएं थी उनकी क्रांति में भूमिकाएं थी, प्रत्यक्ष रूप से नहीं थी लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इस क्रांति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही थी। प्रमुख उन्होंने क्लब बनाए, जैसे पुरुषों ने क्लब बनाए, उन्होंने भी एक क्लब बनाया काफ़ी फेमस, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, और उन्होंने इस क्लब के माध्यम से अपनी मांगे रखी। जो पहले अधिकार महिलाओं को नहीं दिए गए थे, शिक्षा का अधिकार नहीं था, पिता अपनी मर्जी से विवाह कर देता था, व्यवसाय करने की अनुमति नहीं थी, प्रशिक्षण लेने की अनुमति नहीं थी, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की मांग के ऊपर नए कानून बने और क्रांतिकारी सरकार ने नए कानून में क्या क्या बना दिया वो हम बता चुके हैं। विद्यालय है, शिक्षा का अधिकार है, प्रशिक्षण, व्यवसाय का अधिकार है, तलाक का अधिकार है, ये सब अधिकार महिलाओं को दे दिए गए और अंत में चलकर 1946 में मताधिकार का अधिकार भी इनको प्राप्त हो गया। तो ये जितनी भी लड़ाई लड़ी गई या ये जो क्लब बना, इसमें प्रमुख एक महिला का योगदान था जिसने बढ़ चढ़कर इस लड़ाई में महिलाओं का पूरा साथ दिया। वो था ओलंप दे गूज। ओलंप दे गूज इनका जन्म हुआ 1748 में, मृत्यु 1793 में। ये एक ऐसी महिला थी जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। आपको पता है कि पुरुषों के लिए अलग से घोषणा पत्र बना था, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। तो यहीं इससे पता लगता है कि जहां पुरुष शब्द आ गया वहां पर महिलाओं का कोई भी मतलब नहीं रखा। तो ये जो अधिकार घोषणा पत्र बना, इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि महिलाओं के साथ इसमें क्या किया गया, भेदभाव किया गया। और ये निश्चित हो रहा है कि इस जो मताधिकार घोषणा पत्र लगाया गया उसमें यह कह दिया गया पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। तो इसका भी विरोध किया कि आप महिलाओं को बराबर भागीदारी दीजिए, जिस प्रकार से पुरुषों को अधिकार घोषणा पत्र बना है उसी प्रकार महिलाओं का भी अधिकार घोषणा पत्र होना चाहिए। ये मांग किसने की, ओलंप दे गूज ने। और अंत में इन्होंने 1791 में ओलंप दे गूज ने महिलाओं एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार कर लिया। यानी कि एक तरफ था पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र और दूसरी तरफ ओलंप दे गूज ने महिलाओं के अधिकार के लिए महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार कर लिया। अब जो जैकोबिन सरकार थी उनको ये लग रहा था कि महिलाएं विभिन्न क्लब बनाकर उनका विरोध कर रही है, तो जैकोबिन सरकार या क्रांतिकारी उस समय की सरकार थी, उन्होंने जो विभिन्न क्लब थे उनको बंद कर दिया। अब उन क्लबों को बंद कर दिया तो महिलाएं और भी ज्यादा आक्रोशित हो गई और इन्होंने जो क्लब बंद किए उसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। और इस क्लब बंद करने का जो विरोध महिलाएं कर रही थी उसका नेतृत्व भी कौन कर रहा था, ओलंप दे गूज।
जिन्होंने महिला जो शक्ति है उसका कहीं ना कहीं नेतृत्व किया। ओलंप दे गूज, जो क्लब आवाज उठा रहे थे उस समय फ्रांस में क्रांतिकारी सरकार के खिलाफ, महिलाओं के क्लब, उन क्लबों को बंद कर दिया गया, महिलाओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। ऐसी स्थिति में ओलंप दे गूज ने महिलाओं का पक्ष लिया और महिलाओं के अधिकार के लिए महिला एवं नागरिक घोषणा पत्र तैयार किया, और जो क्लब बंद कर दिए गए उसका भी क्या किया, उसने विरोध किया। और इसी विरोध के चलते हुए ओलंप दे गूज के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी के ऊपर चढ़ा दिया गया 1793 में। यानी ओलंप दे गूज महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी, पुरुषों के समान महिलाओं को अधिकार दिलाने का प्रयास कर रही थी, जो क्लब बंद हो गए थे उनका विरोध कर रही थी। तो कहीं ना कहीं इनको गिरफ्तार किया, देशद्रोह का आरोप लगा दिया और फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब ओलंप दे गूज ने जो महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र बनाया उसमें क्या मांगे रखी, यानी कि जिस प्रकार पुरुषों को अधिकार दिए गए थे पुरुष नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में, उसी प्रकार ओलंप दे गूज ने जो महिला अधिकार घोषणा पत्र बनाया उसमें उसने महिलाओं के लिए देखो क्या बात रखी। पहला उसने कहा कि औरत जन्मना स्वतंत्र है, यानी कि औरत ने जन्म लिया है वहीं से वह क्या है, स्वतंत्र है, उसके ऊपर बंदिशें नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं उसके जो अधिकार है वो पुरुषों के समान होने चाहिए, यानी कि जिस प्रकार पुरुषों को जो अधिकार दिए गए हैं वही अधिकार किसको मिलने चाहिए, महिलाओं को मिलने चाहिए। उसके बाद में राजनीतिक जो भी संगठन है या जो भी दल है, उन राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह जो महिलाओं को दिए गए अधिकार हैं उनकी रक्षा करें, चाहे उन स्वतंत्रता से संबंधित हो, उनकी संपत्ति से संबंधित हो या उनकी सुरक्षा से संबंधित हो। ये कई ऐसे अधिकार हैं महिलाओं के जिनकी रक्षा करने का दायित्व किसका है, राजनीतिक संगठन। यानी कि उस समय जो भी राजनीतिक संगठन थे उनको ये कहा गया कि जो महिलाओं के प्रमुख अधिकार हैं उनकी स्वतंत्रता को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर और उनकी संपत्ति को लेकर जो अधिकार हैं उनकी रक्षा कौन करे, राजनीतिक संगठन। और यह अनिवार्य कर दिया गया कि इन अधिकारों की अनिवार्य रूप से रक्षा करनी है। उसके बाद में कानून, कहा गया कि कानून की नज़र में सभी व्यक्तियों को समानता से देखा जाए, यानी कि स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कानून की नज़र में स्त्री और पुरुष सभी क्या है, समान है। और ये भी बताया ओलंप दे गूज ने कि कोई भी महिला अपवाद नहीं है। अगर वह विधि सम्मत अपराधी पाई जाती है, अगर कोई महिला कानून के समक्ष या विधि सम्मत अपराधी पाई जाती है या दोषी ठहराई जाती है, तो यह अधिकार है कानून को कि वो उसको गिरफ्तार कर सकती है, उसे नज़रबंद कर सकती है या उसको सजा भी दे सकती है। यानी कि ओलंप दे गूज ने यह तक कहा है कि अगर कोई महिला कानून की नज़र में या विधि सम्मत अगर अपराधी पाई जाती है या दोषी पाई जाती है, तो इस प्रकार की महिलाओं को कानून को यह अधिकार है कि वो गिरफ्तार कर सकती है, नज़रबंद कर सकती है, यहाँ तक कि उसे सजा भी दे सकती है। तो इस प्रकार से ओलंप दे गूज ने महिलाओं की आवाज़ को क्या किया, बुलंद किया। और बुलंद करने का तरीका भी यही था, बहुत से अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। जो एक चीज़ मैंने कही कि महिलाओं की मांग थी कि उन्हें सक्रिय नागरिक की श्रेणी में रखा जाए। और सक्रिय नागरिक कौन थे, जिन्हें मताधिकार का अधिकार था। और महिलाओं की मांग भी ये थी कि उन्हें भी सक्रिय नागरिक में रखा जाए। परंतु ये लड़ाई यही नहीं रुकी। मताधिकार के प्रयोग के लिए महिलाओं को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा और अंत में चलकर महिलाओं को 1946 में फ्रांस में मताधिकार का प्रयोग प्राप्त हुआ।